नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। क्या और गहराएगा यूक्रेन संकट? रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 29वां दिन है। दोनों देशों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच राजधानी कीव में रूसी सेना की गोलीबारी में रूसी पत्रकार ओक्साना बालिना की मौत हो गई है, जिसके बाद यूक्रेन युद्ध को लेकर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में रूस ने अपने यहां से गूगल न्यूज सर्विस को बैन कर दिया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेनाएं कई इलाकों में जानबूझकर कृषि मशीनरी को बर्बाद कर रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन फोर्सेस ने राजधानी कीव के पूर्वी इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से रूस पर वार क्राइम का आरोप लगाया है। ब्लिंकन ने कहा है कि रूसी सेना जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रही है। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी सैनिकों ने उन क्षेत्रों को निशाना बनाया जहां अपार्टमेंट भवन, विद्यालय और अस्पताल है और आम लोग रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूसी सैन्य बल नृशंस हमला जारी रखे हुए हैं। मरने और घायल होने वाली महिला, बच्चों समेत जो नागरिक हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने जापान से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही रूसी सामानों पर व्यापार प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि आज ब्रसेल्स में नाटो की अहम बैठक भी होगी। इसमें यूक्रेन रूस युद्ध पर बात होगी। इसमें बाइडेन भी शामिल होंगे, जिसके बाद कल बाइडेन पोलैंड जाएंगे। अमेरिका रूस पर एक और प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। यूएस के ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने रूसी सोने के भंडार को फ्रीज करने के लिए अपने सांसदों के साथ बैठक की है। रूस संग युद्ध के बीच यूक्रेन को पश्चिमी मुल्कों से लगातार आर्थिक और सैन्य मदद मिल रही है। इसी कड़ी में यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन उसे 1000 और मिसाइल की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस लड़ाई में हमें यूक्रेन की सेना को मजबूत करना हम चाहते हैं। उधर यूक्रेन ने एक और दावा किया है। दुनिया भर की टेक कंपनियों पर अमेरिका और उसके सहयोगी रूस में अपना काम बंद करने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि आदेश के बाद भी चीन की एक ड्रोन निर्माता कंपनी रूस की मदद कर रही है। यूक्रेन ने कहा कि DJI नाम की यह कंपनी रूसी सेना को अपना UAV यानी कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल दे रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए सवाल है कि क्या और गहराएगा यूक्रेन संकट? क्या रूस की घेराबंदी और तेज होगी? नाटो से हथियार मिलने पर क्या युद्ध की दशा और दिशा बदलेगी? क्या चीन खुलकर रूस का साथ देगा? करेंगे इन तमाम सवालों की पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ, विशेषज्ञों से करेंगे हम बात। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश शाह जी हैं, एक्स डिप्लोमेटर। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल राजन कोचर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कोचर साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, सर क्या लगता है कि और ज्यादा यूक्रेन संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार हम इस बात पर डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपका भी ये पहले से कहना है कि देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे और ज्यादा जो हालात हैं वो खराब होते जाएंगे, रूस आक्रामक होता जाएगा। तो 29वें दिन को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या अभी ये कहा जा सकता है कि रूस की घेराबंदी और तेज होगी? शो में इनवाइट किया, और ये एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने इसमें रेज किया है। ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये जब प्लानिंग हुई थी, जब रूस ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, तो पॉसिबली ये इतनी लंबी लड़ाई के बारे में सोचा नहीं था कि ये एक महीना पार कर जाएगी। और उसकी जो कैलकुलेशंस थी वो इस बेसिस पे थी कि
रूस की ताकत को देखकर और उसकी माइट को देखकर शायद यूक्रेन अपने घुटने टेक देगा और ये रेजिस्टेंस नहीं करेगा। दूसरा, वो जानता था कि नाटो इस लड़ाई में नहीं आएगा, पर अभी जो ये बाइडेन अपना जो कर रहे हैं, ये इनकी जो स्ट्रैटेजी जो है, ये यूक्रेन को और भी नुकसान पहुंचाने वाली स्ट्रैटेजी। अभी आप एक देश को उकसा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि आप अपना समझौता मत करें। बिडेन चाहते हैं, और ये एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है, और ये कुछ अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। बिडेन नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता हो, और अगर वो ये नहीं चाह रहे हैं और इसीलिए ये वेपन्स आ रहे हैं, फ्रांस भी अभी इसमें जुड़ गया है इसको वेपन्स देने में, और ग्रेट ब्रिटेन भी जुड़ गया है जी। और अगर आप इस स्थिति का आंकलन अगर करेंगे तो ये एक आपको दिशा में इसको लेके जा रहा है कि ये जो लड़ाई है ये और लंबी चलने वाली। और अभी हम 29th डे की बात कर रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि ये 45 डेज तक भी चलेगी जी, बिकॉज राइट नाउ, जैसे आपके चैनल में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रशिया की स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो काइव में अपना सीज करे। काइव के अंदर वो इतना जल्दी नहीं घुसने वाला, बिकॉज वहां पे उसको कैजुअलिटीज जो है, एक अर्बन वॉरफेयर में अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स या एक हम अपना रेशो लेके चलते हैं तो 1:4 का रेशो होता है कि हर एक 4 जो यूक्रेन के सैनिक मारे जाएंगे उसमें एक रशिया का भी मारा जाएगा। तो इसीलिए रशिया नहीं चाहता कि वो काइव के अंदर इतना जल्दी घुसे, इसीलिए वो अपनी बम्बार्डमेंट और गोलाबारी अपनी जारी रखेगा, और इससे यूक्रेन को इतना नुकसान होने वाला है, उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट होने वाला है। तो ये ज़ेलेंस्की को इसके बारे में सोचना चाहिए और यूएस के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और उसको एक अपना इसको दिमाग अपना लगा के इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। ठीक है प्रकाश जी, क्या वाकई यूएस की जो रणनीति है वो यूक्रेन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, जिस बात का जिक्र अभी कोचर साहब कर रहे थे? और सवाल ये भी कि अगर ये कहा जा रहा है नाटो की तरफ से कि वो हथियार पहुंचाएंगे, तो क्या ये हथियार पहुंचाना, क्या अपने सैनिकों को भेज देना? आवाज मिल पा रही है सर आपको? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आप सुन, मैं सुन रहा हूँ। जी 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 सर, क्या ये यूएस की जो रणनीति है ये वाकई यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने वाली है? और दूसरा सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी कोचर साहब कर रहे थे, सर ये जो नाटो की तरफ से हथियार दिया जाएगा या फिर ये जो हथियार देने की बात की जा रही है, ये क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी दशा और दिशा को बदलेगी क्या? देखिए, इसमें रूस ने शुरुआत से बोला हुआ है कि हम लोग, आप हथियार दोगे तो हम उनसे पर ज्यादा अटैक करेंगे, आपके पर भी कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने अभी तक हथियार दिए नहीं है। हथियार दिए हैं लेकिन यूक्रेन के लोगों को झगड़ा करने के लिए अभी ये हथियार दिए गए हैं। जब वो अपने ट्रूप्स को भेजेंगे तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और यूक्रेन की पॉलिसी ये है कि जब तक नेटो वाले और अमेरिकन्स
अपने फोर्सेस को नहीं भेजेंगे तब तक ये वर्ल्ड वॉर नहीं बनेगी। जी। तो क्या ख्याल ये है कि ये हम इनको किसी हिसाब से उनके फोर्सेस को हम लाएं, और फोर्सेस जब आएगा तब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। लेकिन नेटो और अमेरिका के फोर्स जो पॉलिटिशियंस हैं वो होशियार है और वो नहीं अपने फोर्सेस को भेजेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। जी जी, ठीक है। लेकिन आपने फोर्सेस को ना भेजना ये एक अलग चीज है सर, कोचर साहब, लेकिन हथियारों की सप्लाई करना ये तो कहा जा चुका है। अब ऐसे में जब अमेरिका की तरफ से या फिर यूं कहे कि नाटो की तरफ से कहा जाता है कि जो हम तो अपने जो हथियार है वो यूक्रेन को भेजेंगे, यूक्रेन की मदद करेंगे, तो क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चीन भी खुलकर रूस का साथ दे सकता है? देखिए, अभी चाइना एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी में इसको बोलूंगा। चाइना ने कहीं पर भी कमिट नहीं किया है कि वो रूस में अपनी फौज भेजे, और वो रूस के मामलों में और इस स्पेशली इस लड़ाई के मामले में डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाए। वो रूस को सपोर्ट करेगा, फोरम्स में सपोर्ट करेगा, डिप्लोमेटिकली उसको सपोर्ट करेगा, और यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई भी मुद्दा उठेगा तो वो रूस को सपोर्ट करेगा। पर जब एक्चुअल उसको मदद की बात होगी, आपने सुना होगा कि 5 या 6 दिन पहले रशिया ने रूस से मिलिट्री हेल्प मांगी थी। इसको रशिया ने चाइना से मिलिट्री हेल्प मांगी, तो वो चाइना ने उससे इनकार किया था। और फिर उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेसिडेंट है और शी जिनपिंग की बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुआ था, और कुछ घंटों तक चला था, और उसमें प्रेसिडेंट बिडेन ने चाइना को साफ कर दिया था कि आप इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको एक इंडो पैसिफिक में भी हम इस लड़ाई को लेके जा सकते हैं। तो एक अनवील्ड और इसको व्हील्ड थ्रेट इसको हम एक्चुअली बोलते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को दिया है, और चाइना भी समझता है इस सिचुएशन को कि वो इस युद्ध में किसी भी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्टेज, क्योंकि अभी ये युद्ध ऐसी स्टेज में आ गया है कि ये ऑलमोस्ट एक डिसाइसिव स्टेज में, जिसको हम फौज में फेज 3 बोलते हैं। कोई भी ऑपरेशन होता है वो 3 फेज में प्लान होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अभी ये ऑपरेशन फेज 3 में पहुंच चुका है, और इस स्टेज पर कहीं पर भी हमको नहीं लगता कि रूस ये लड़ाई हार रहा है, बल्कि ठीक है सर, आपने कहा कि, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अभी रशिया के सामने इस तरह के हालात आ गए हैं कि उसे चेचन फोर्स अब उतारनी पड़ रही है? ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है? क्योंकि आपने कहा कि चाइना से भी मदद मांगी, लेकिन उस स्तर पर चाइना ने भी मदद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, या फिर इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि सीधे तौर पर मदद करने से बच रहा है। तो क्या अब एक विकल्प के तौर पर चेचन फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये कैसे काम करती है और क्या होती है सर, ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई थिंक रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है जी। ये चेचन जो ये फोर्सेस हैं, ये बैटल हार्डन लोड, ये पहले भी इसको लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं,
टेरेन के बारे में इनको अच्छा पता है, बिकॉज ये जो जहां से आते हैं ये, और जो यूक्रेन की टेरेन है वो ऑलमोस्ट समांतर है, तो टेरेन का इनको अच्छा नॉलेज है, हथियारों की अच्छी इनको नॉलेज है, टैक्टिक्स की इनको अच्छी नॉलेज है, और इनकी फिजिकल फिटनेस नंबर 1 स्टैंडर्ड की है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रूस नहीं चाहता कि उसके अपने फौज के लोग मारे जाएं, बॉडी बैग्स हो, तो उस हिसाब से भी रूस के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि चेचन जो ये मर्सनरीज हैं और जो ये सोल्जर्स हैं, ये इस लड़ाई में जुड़ रहे हैं, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है रूस की फौज के लिए, बिकॉज ये लोग ना ही फिजिकली फिट है, ये लोग एक मर्सनरीज की तरह काम करते हैं, इनके पास कोई एसेट्स नहीं है। हाँ। अगर ये इसको मानना इसको चाहेंगे तो ये किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। तो दैट इज वाई कोई भी आर्मी इस टाइप की फोर्स के साथ जब लड़ती है तो वो काफी वेरी रहती है, वो डबल अपनी इसको डिफेंसिव अपना बना के रखती है, बिकॉज ये फोर्स एक तो स्टेल्थ के साथ ऑपरेशन करते हैं, और दूसरा इनके पास जो फिटनेस इनके लेवल अच्छे हैं, तीसरा इनकी वेपनरी इनके पास अच्छी है और इनको आधुनिक इसको वेपन्स रूस ने दे रखे हैं, चौथा इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, और पांचवा इनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। तो जब ये तो यही वजह है कि अब रूस इनका इस्तेमाल कर रहा है। सर आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे और फिर इस विषय पर हम वापस लौटेंगे। दरअसल बात इसी की करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है आखिर कब थमे। काश जी आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि जेलेंस्की ने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सर, रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाया है, व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है, आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जेलेंस्की ने जापान से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही रूसी सामानों पर व्यापार प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने के लिए कहा है। ब्रसेल्स में नाटो की अहम बैठक भी होगी, इसमें यूक्रेन रूस पर भी बातचीत हो सकती है या बातचीत होगी। क्या लग रहा है ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से दबाव बनाने के लिए कहा है रूस पर जापान से यूक्रेन ने, तो क्या लगता है कि अगर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो दबाव और बढ़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं सर, दबाव बनाने के लिए तमाम और देश तो सामने आए हैं यूएस के, लेकिन क्या उतना दबाव रूस पर पड़ा है, और क्या उसका फर्क पड़ रहा है क्या रूस पर? देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर, परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हिंदुस्तान आए थे जी, और जॉइंट स्टेटमेंट जो उन्होंने इशू करा हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर के साथ, तब उन्होंने बोला कि हम लोग कि रशियंस को हेल्प नहीं देंगे, आप जो कर रहे हैं वो चेंज करना चाहिए पॉलिसी, लेकिन हम समझते हैं क्यों आप कर रहे हैं। और हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान 4 कोर्ट के मेंबर्स हैं, और इनके लिए हमको देखना है कि चीना कहां तक पहुंचता है जी। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। और आपका जो सवाल है अबाउट प्रिडिक्शन, तो मैं अंग्रेजी में एक सेंटेंस बोलूंगा, द ओनली अनप्रेडिक्टेबिलिटी of the war is the predictability itself. In other words, there is no predictability about the war, which can be done at this stage. Both sides, दोनों साइड जो हैं, वो इन दोनों साइड में मर्सिनरीज के साथ झगड़ा कर रहे हैं। अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, वो सब दे रहे हैं
जितना वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। रशिया जितने चेचन को और बाहर के लोग हैं जो मर्सिनरी के लिए फाइट करने को तैयार है, उनको झगड़ा है। तो बात ये हो रही है कि रशिया के पास 9 मिलियन सोल्जर्स वगैरह होंगे, तो उसके बदले में वो अपने भेजता नहीं है कोई। तो ये वॉर होनी है और वॉर बंद हो करना है, वो दोनों नेबर्स ही सकते हैं। जो वो नेबर्स है यूक्रेन और रशिया, वो ही कर सकते हैं। जब तक वो हाथ में देंगे अमेरिका के या जापान के या ब्रिटेन के तब के वॉर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनके कोई लोग नहीं मर रहे हैं। समझे आप? तो ये दोनों को समझना चाहिए जी, बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर कि अभी तक तो जी यूक्रेन के जो लोग हैं वो ही मर रहे हैं। बिल्कुल, यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये तो जाहिर तौर पर, साफ तौर पर हम देख ही रहे हैं। हालांकि रूस को भी इससे फर्क पड़ रहा है सर, क्योंकि रूस भी आर्थिक तौर पे तो कमजोर हो ही रहा है। अगर दो देशों के बीच युद्ध चलता है तो सिर्फ एक को फर्क नहीं पड़ता, फर्क दोनों को पड़ता है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि इन दो देशों के बीच के युद्ध का जो फायदा है वो और तमाम देश ले रहे हैं। इस बात को जाहिर तौर पर जेलेंस्की भी जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी उनके लिए बेहतर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।